बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15। लास्ट में हमने चैप्टर 14 कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज आपने समझ लिया, न्यूमेरिकल आपने समझ लिए हैं, और आपको बताया था कि वो जो चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो उसमें तमाम जो है हैंड्स का खेल है। आपने कैसे जो है फोर्स को फाइंड आउट करना है, उसके लिए बेटा 2 से 3 रूल्स आपको बताए गए थे। आज जो चैप्टर है हमारा 15, ये है हमारे पास जो चैप्टर 14 बेटे हमने स्टडी किया था। ये चैप्टर 15 को समझने के लिए चैप्टर 14 को समझना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 15 है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर 14 था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैं आपको इस फर्स्ट लेक्चर में इन दोनों में बेटा कंपेयर भी करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में कि चैप्टर 14 और 15 में इनमें क्या एनालॉगी है, और इनमें एक्चुअली बेसिक जो है ना बेटा, हमने जब तक हम चैप्टर 14 की बेसिक को नहीं समझेंगे चैप्टर 15 हम नहीं समझ सकते। तो मैं इन दोनों को कंपेयर भी करके आपको बताऊंगा कि दोनों चैप्टर्स में डिफरेंस क्या है, आपने क्या फाइंड करना है इसमें। और इसके साथ साथ जो आज का बेटा हमारा ये जो फर्स्ट आर्टिकल है आपका चैप्टर 15 का, जो कि है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, इसको बेटा हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये जो टॉपिक है आज का बेटा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, इसमें हमने क्या स्टडी करना है? इसमें हमने बेटा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट देखेंगे, एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बेटे यहाँ तक ये हमने आज स्टडी करना है, और जो नेक्स्ट बेटा लेक्चर आएगा उसमें हम इसी टॉपिक का डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कंप्लीट करेंगे। मतलब बेटा ये आर्टिकल हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। ओके, तो इस चैप्टर को बेटा स्टार्ट करने से पहले जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 14 में मैंने आपको बताया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। उसमें बेटा सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि हैंस और एस्ट्रिड ने ये आइडिया दिया था, मतलब उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को देखेंगे तो उसके गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हम सिंपली कह सकते हैं कि बेटा हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें क्या देखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमने क्या देखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। हमें पता है हम डेली लाइफ में बेटा जैसे हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि यूनिवर्स है ये बेटा मैटर से मिलकर बनी हुई है, तो हम देखते हैं कि हर चीज़ का ऑपोजिट को तलाश करने की कोशिश करते हैं, मैटर तो एंटी मैटर भी होगा। इसी तरह हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अगर ये करंट कैरिंग कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी जनरेट हो सकता है? तो इस पे तो जो चैप्टर 14 था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बेटा जनरेट होती है, इसमें बताया कि 2 साइंटिस्ट ने वर्क किया था, जिसमें ऑरेस्टिड आ गया जिसने 1820 में बेटा, पेज नंबर आपका 81 है चैप्टर 15 का, वहाँ पे देखो बेटा शुरू में उन्होंने ये इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज हैं। तो 1820 में ऑरेस्टिड ने क्या किया था, उसने ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस हो जाता है, जो हमने चैप्टर 14 में पढ़ लिया है। तो उसी वक्त ही इसका ऑपोजिट उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने बेटा वर्क किया। तो स्पेशली आ जाता है यहाँ पर माइकल फैराडे, जिन्होंने 1830 में 31 के राउंड अबाउट बेटा उन्होंने क्या किया, माइकल फैराडे ने जो कि इंग्लैंड में थे, और उसी वक्त ही जोसेफ आ गए जिन्होंने बेटा जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी क्या किया बेटा, उन्होंने देखा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी इंड्यूस हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। उसमें बेटा एक्सपेरिमेंट किए गए। तो बेसिक आज जो बेटा हमने पढ़ना है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वो हमने क्या देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं।
ये बेटा हमारा टॉपिक है, ये हमने देखने इस चैप्टर में। और इस पे जैसे मैंने बताया आपको कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया था, और जब माइकल फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो एक और चीज़ बेटा आपको बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए उसको उसका रिजल्ट लेते हुए बेटा 7 to 8 ईयर्स लग गए। 7 to 8 ईयर्स तक उसने वर्क किया, उसके बाद जाके उसको उसका रिजल्ट मिला है। उसके बाद जाके उसको इस चीज़ की समझ आई कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस कर सकते हैं 8 से 9 साल के बाद। 7 या 8 या 8 से 9 से, ये मतलब जो हमारी जो हिस्ट्री है वो बताती है बुक से बेटा, हमने जो लिखा हुआ है 7 से 8 साल उसको लग गए। तो हमें तो अगर 10 मिनट में किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा हो तो हम तो उसको छोड़ देते हैं। 10 मिनट तक समझ आ रही ठीक है, नहीं तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसने इस चीज़ को समझने के लिए बेटा 7 से 8 साल लगाए। तो हम चलते हैं इस पर। उसने बेटा जो इस थोड़ी सी जो एक्सपेरिमेंट बेटा उसने परफॉर्म किया था, उसने बेटा क्या देखा कि एक मैग्नेट, ये बेटा मैग्नेट बार, ये इसकी नॉर्थ है, ये इसकी साउथ हैंड है, और यहाँ बेटा उसने एक कॉइल, इसको बेटा उसने अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। ये बेटा ऐसे ओके। अब उसने क्या किया बेटा कि इस मैग्नेट से, क्योंकि मैग्नेट फील्ड बेटा हमें एमिट हो रही है, हमने बेटा देखा हुआ है, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्थ से एमिट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। अब उसने क्या किया, जैसे मैंने बताया उसे 7 से 8 साल लगे इसको करने में। उसने बेटा ये मैग्नेट बार इसको यहाँ पर रखा, यहाँ पर रख के देखा, यहाँ पे मतलब डिफरेंट जगह पे उसने रख के देखा। उसको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। तुमने गैल्वेनोमीटर आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, कि जब इस देखो इस बेटा सर्किट में ये जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, इसमें कोई बैटरी तो नहीं है ना, इसमें कोई बैटरी नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो उसने देखा इसको डिफरेंट बेटा, उसने जगह पर रख के देखा मैग्नेट को, उससे कहीं पर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। तो इस पर उसने बहुत स्ट्रगल किया। फिर बेटा थक हार के उसने क्या किया, उसने इस मैग्नेट को पकड़ा, ऐसे फेंक दिया। 7 से 8 साल स्ट्रगल करने के बाद जब बेटा उसने इस मैग्नेट को ऐसे फेंका तो तब उसने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। तो फिर बेटा उसका जो रिजल्ट था, जो वो चाह रहा था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करे, उसे बेटा तब उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। अब यहाँ पर जो हम बेटा साइंस को स्टडी करते हैं तो मोस्टली हमारे माइंड में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई। इन बेटा 2 क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या और क्यों हुआ। तो यहाँ से बेटा हमने देखा कि जब ये मैग्नेट जो मैग्नेट बार है, इसको बेटा यहाँ पर हमने, ये हमारे स्टेशनरी था, यहाँ से फील्ड ऑफ लाइन एमिटेड हो रही है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। हम क्या देख रहे हैं, हमने चैप्टर 14 में पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, याद है बेटा कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बेटा अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तो बेटा फ्लो होना। तो आपको बताया था मैंने कि आपके पास ये सरफेस, आपके पास सरफेस एरिया है, यहाँ से जितनी फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन गुजरेंगी तो उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स। क्या कहलाएगा, फ्लक्स। अगर बेटा आपने ये चैप्टर 14 नहीं देखा हुआ तो उसमें बहुत डिटेल से मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को बताया हुआ, उसको रिकॉल करिए। तो बेटा ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया कि मतलब कि जितनी इस यूनिट एरिया से फील्ड ऑफ लाइन कट हो रही है वो इसका क्या है, फ्लक्स। ओके, तो हमने देखा बेटा कि जब ये यहाँ पर स्टेशनरी है, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो शुरू में बेटा हमने देखा उसमें करंट क्या था, मतलब ये बेटा स्टेशनरी है। व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, मैग्नेट बार इज स्टेशनरी। ओके, जब वो स्टेशनरी था तो बेटा आई क्या था, 0। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें से ये 2 फील्ड ऑफ लाइन गुजर रही है,
तो ये चेंज नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली 2 ही गुजर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो क्या था बेटा, कांस्टेंट। ये बेटा मैं साथ में वाई बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आते हैं जब भी हम साइंस को स्टडी करते हैं, वाई एंड व्हाट। तो व्हाट क्या देखा आपने कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं आया। डिफ्लेक्शन तब बनता जब करंट फ्लो होता, तो करंट जीरो है क्योंकि मैग्नेट बार क्या है, स्टेशनरी था। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसमें फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट। अगर 2 लाइन गुजरी तो बेटा कॉन्स्टेंटली 2 ही गुजर रही हैं, इसमें फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। ओके, उसके बाद हमने देखा कि जब आपने बेटा इस मैग्नेट बार को टुवर्ड्स द कॉइल, ये बेटा आपने इसको जैसे टुवर्ड्स द कॉइल मूव किया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। ओके, सेकंड बेटा हमने क्या देखा, व्हेन magnet bar is moving towards coil, तो क्या देखा बेटा, इसमें करंट तब था। ओके, तब हमने देखा इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट जीरो नहीं है, तब बेटा करंट आ गया उसमें। ओके, तो अब ऐसा जब हमने देखा, जब उसमें करंट प्रोड्यूस हो गया, हम ये इसको कह देते बेटा नॉट इक्वल टू जीरो, ये करंट जीरो नहीं था। ओके, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया हमारे पास। तब क्या हुआ, जब बेटा हम इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, हमने रिलेटिव मोशन दिया इसको, तो अब क्या हो रहा है, फील्ड ऑफ लाइन पहले 2 गुजरी थी बेटा, अब 3 गुजरेंगी, 4 गुजरेंगी, 5, 6, मतलब बेटा ज्यादा से ज्यादा फील्ड ऑफ लाइन इस यूनिट एरिया को कट कर रही है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज फ्लक्स इंक्रीजिंग, फ्लक्स उसमें क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा था, इसलिए बेटा उसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया हमें, और हम देखा इसमें करंट इंड्यूस हुआ, वो जीरो नहीं था। ओके, उसी तरह हमने मतलब डिफ्लेक्शन देखा। अब बेटा हमने क्या किया, इस मैग्नेट बार को यहां पर जाकर फिर बेटा यहां पे स्टेशनरी बना दिया। जब इसको बेटा दोबारा हम स्टेशनरी करेंगे तो फिर वही आ गया हमारे पास, आई क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन जीरो, क्योंकि फ्लक्स बेटा फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। हालांकि ये जो बेटा मैग्नेट है ना, ये जो मैग्नेट बार है, ये अपने यहां पर जाकर रख दिया, मतलब क्या हुआ कि जितनी फील्ड ऑफ लाइन गुजर रही है, फॉर एग्जांपल 10 गुजर रही है, तो वो 10 ही गुजर रही है। ऐसे नहीं कि फील्ड ऑफ लाइन कट नहीं हो रही, फील्ड ऑफ लाइन गुजर रही है, लेकिन बेटा वो क्या है, वो कांस्टेंट है। जब वो कांस्टेंट होगा तब भी करंट क्या देखा आपने, जीरो, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर उसने क्या किया बेटा, इसको मूविंग अवे, जो लास्ट केस था, तो जब बेटा हम मूविंग अवे करेंगे तो करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसका मतलब तब बेटा हमने क्या देखा कि देखो जब इसको पीछे लेके जा रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, फील्ड ऑफ लाइन कम हो रही है बेटा। जब कम होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लक्स डिक्रीजिंग, फ्लक्स उसमें डिक्रीज हो रहा है। तो हम बेटा यहां से रिजल्ट क्या लेते हैं, यहां से हम ये देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि यहां पर हमें डिफ्लेक्शन मिले, तो डिफ्लेक्शन मिलने के लिए ज़रूरी है कि ये जो बार मैग्नेट है ये बेटा इस कॉइल के लिहाज से रिलेटिव मोशन में रहे। जब तक ये रिलेटिव मोशन में रहेगा हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर हम इसको किसी एक जगह पर रोक देंगे तो वहीं पर हमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेटा हमें रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो करंट क्या बन जाएगा, जीरो। हमें ये करंट तब तक इंड्यूस होना है जब तक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब तक इसमें चेंज आएगा तब तक हमें उसमें से करंट इंड्यूस होगा। अब बेटा ये जो फिनोमिना था इसको बेटा बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें देखा क्या हमने, जो जैसे मैंने आपको बेटा इसके शुरू में बताया था, क्या बताया था आपको कि मैग्नेट फील्ड की वजह से हमने क्या जनरेट कर लिया बेटा, करंट। तो ये जो चैप्टर 14 में आपने स्टडी किया था, देखो बेटा उसमें क्या था, उसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को आपने देखा था। इसमें क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपने करंट यहां पे इंड्यूस होता हुआ देख लिया, और यही फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब बेटा हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। देखो ये मैंने डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ओके, क्या कह रहा है इसमें, इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्किट चेंज, अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो
ये आपने भी एक्टिविटी से देख लिया ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्किट चेंजेस। अब बेटा यहाँ पर याद रखना एक और चीज मैं बता दूं जो आपने खास क्या रखना है कि जो सर्किट बेटा मैंने यहाँ पर ये देखा ना बेटा, ये क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज। लेट्स अगर हम इसको यहाँ से ओपन कर देंगे ना, ये बेटा ओपन कर दिया है, तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये क्लोज होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। ओके, तो कहते हैं कि उसमें चेंज होगा एन ईएमएफ एंड करंट आर इंड्यूस्ड। बेटा इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होता है बेटा, वैसे चैप्टर 13 में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहां पे बेटा इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि ईएमएफ क्या होता है। तो कह रहा है कि उसमें एक ईएमएफ और उसके साथ क्या होगा, करंट, ये इंड्यूस होगा। बेटा इंड्यूस होता है प्रोड्यूस होना, पैदा होना। तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा इन द सर्किट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फिनोमिना बेटा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा, हमारी जो लाइफ है बेटा वो इसकी एप्लीकेशन से भरी हुई है। जैसा कि हम ये सिंपली देखते हैं बेटा कि जैसा कि जनरेटर है बेटा, जो जितने भी पावर जनरेटर है बेटा वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर्स बेटा हम देख रहे हैं, हम जो एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, हम ये सारे बेटा इसी की एप्लीकेशन है। इनको हम फर्दर इंशाल्लाह, ट्रांसफार्मर है बेटा वो इसी की एप्लीकेशन है। हमने इसी चैप्टर में इसको डिटेल से स्टडी करना है। ओके, अब मैं आपको बेटा क्या बताने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है एक्चुअली इसमें स्टडी क्या करना है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और ये बताने के लिए मैं आपको इस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 15 को चैप्टर 14 से बेटा कंपेयर करने जा रहा हूं, ताकि आपका चैप्टर 14 वाला भी जो ओवरव्यू हो जाए पूरे चैप्टर का और 15 का भी। तो देखिए जो बेटा चैप्टर 14 था, चैप्टर 14 क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये था बेटा। ओके, चैप्टर 15 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब देखो जरा, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था चैप्टर 14, याद उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है, तो उसको आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि आप करंट प्रोवाइड करते थे, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। तो रिजल्ट में आपको क्या मिला है, मैकेनिकल एनर्जी। याद है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने क्या स्टडी किया है कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आती है, इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब वो टॉर्क प्रोड्यूस होना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिक क्या देखा कि आप करंट को, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को, करंट बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बेटा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर बेटा? अच्छा, इसमें आपने क्या किया है, अभी देखो आपने जो एक्टिविटी की है, देखो मैंने क्या किया इसको, ये देखो रिलेटिव मोशन। बेटा सबसे पहले मैंने ऐसे इसको ऐसे मोशन दिया, जब मैंने इसको मोशन दिया तभी आपको करंट इंड्यूस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब इसमें क्या कर रहे हो, आपने मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। क्लियर बेटा? तो इसमें आपको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा था, इसमें आपको इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ रहा है।
देखो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, इसका बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एग्जांपल देखो। जैसा कि हम बात करें मोटर, घर में बेटा जो मोटर लगा हुआ है ना, जो अपना पंप है, वो कैसे वर्क करती है? आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो पंप का, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, ये देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक बेटा लगा हो उसके अंदर कॉइल रोटेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को वो पानी को नीचे से ऊपर लेके आ जाता है, या कोई और वर्क आप कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या है, ये बड़ा जो जनरेटर होते हैं, पावर जनरेटर, देखो जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, मतलब लाइट नहीं है, लाइट ऑफ है, तो क्या करते हो आप जनरेटर ऑन करते हैं, तो जनरेटर क्या करते हैं? वो ये वर्क करते हैं। क्या करते हैं जनरेटर में? आप उसमें जो पेट्रोल यूज करते हो या जो भी उसका इनपुट, आपने क्या करना होता है एक्चुअल में, कि आपने उसको मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो कॉइल है ना बेटा, आपने उस कॉइल को घुमाना है किसी तरह से, आपने क्या करना, आपने उसको मैकेनिकल एनर्जी देनी है। जब आप उसको मैकेनिकल एनर्जी दोगे कॉइल को, वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, उस करंट को हम क्या कर सकते हैं बेटा, फिर यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद हम चलते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा आपने पढ़ा था, इसमें क्या था, इसमें आपको करंट गिवन था, करंट गिवन है, और उसके बाद क्या गिवन था? मैग्नेटिक फील्ड ये गिवन था। टू फाइंड क्या था? टू फाइंड था फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है, इसमें आपको फोर्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, टू फाइंड क्या हो जाएगा? करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? तो इसमें बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, जो चैप्टर 14 आपने पढ़ा है, इसमें हम क्या यूज करते हैं नॉर्मली? इसमें हम राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, या इसमें जो फ्रीमिंग लेफ्ट हैंड रूल है बेटा वो यूज करते हैं। इसमें हम क्या यूज करेंगे? लेंज लॉ। क्या यूज करेंगे बेटा? लेंज लॉ, जो भी आगे जाके हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हम वैसे हम इनसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेटा बेसिकली हम लेंज लॉ इसमें पढ़ते हैं। और इसकी एग्जांपल बेटा मैंने आपको बता दी है, इसमें मोटर है, इसमें जनरेटर आ जाता है। होप सो बेटा कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफरेंस पता चल गया होगा कि भाई हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसके बाद बेटा हम चलते हैं अब कि ईएमएफ क्या होता है। अब हम ईएमएफ पे वर्क करते हैं। ये मूवर था यहाँ पे। ओके, तो ईएमएफ में ये बड़ा नोट कर लिया ना आपने। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं बेटा कि ईएमएफ क्या होता है। तो ओके, उसके लिए बेटा हम ईएमएफ क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो डेफिनेशन जो आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें वर्ड यूज हुआ है ईएमएफ। तो मैं आपको बताऊँ कि ईएमएफ क्या होता है, फिर बेटा इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट की हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएमएफ है क्या। बेटा ईएमएफ को समझने के लिए हम इस तरह से लेते हैं, एक्चुअली बेटा जो एक सेल है या बैटरी है ना बेटा, उसकी ईएमएफ होती है। ईएमएफ की बेटा ये एक एनर्जी की एक टाइप होती है। पहले इसको बोला जाता था कि ईएमएफ क्या, ये एक फोर्स है शायद जो चार्ज पे अप्लाई होती है, तो बेटा ऐसा नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। इसका बेटा जो यूनिट है वो अपना जॉल पर कॉलम लिया जाता है, या वोल्ट बेटा इसका यूनिट है। ठीक हो गया, तो चैप्टर 13 में आप इसको पढ़ चुके हो अच्छे से। तो बताओ बेटा ईएमएफ है क्या। एक्चुअली जो सेल है या जो मैंने बताया कि बैटरी है बेटा हमारे पास, उसमें ईएमएफ होती है, लेकिन यहाँ पर आपने इंड्यूस ईएमएफ की बात करनी है, तो मैं उसको भी बताता हूँ आपको। मान लीजिए बेटा कि ये हमारे पास एक सेल है, हम किस पे बात करने जा रहे हैं, ईएमएफ पे। ये बेटा एक सेल है हमारे पास, तो हमें पता है बेटा सेल में क्या होता है। सेल का जो ये वाला एंड है बेटा, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटा आपने याद रखना है, जब भी आपको कहीं पर एक एंड हायर पोटेंशियल दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पे मिले, तो समझ लेना वहां पर क्या है बेटा, वहां पर है ईएमएफ, जो बेटा एब्रिवेटेड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। किसका बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर। अब इसको बेटा व्यू समझ लीजिए।
जैसे मैंने कहा हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, वहाँ पर क्या होगा, EMF आ जाएगा। जिसमें इट इज़ टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें क्षमता आ जाती है ना काम करने की। अभी आपको बताते हैं कैसे ऐसे होता है। जैसे देखो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। कहाँ पर बेटा, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ये बेटा सरफेस है, हम क्या करते हैं जब, और हमें पता बेटा ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम क्या करते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके जाते हैं, ग्रेविटी अगेंस्ट लेके जाते हैं बेटा, हम उस पर वर्क करना पड़ता है। जब इस पर वर्क करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। इसी तरह बेटा यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ऊपर लेके जाना है तो बेटा फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, जिसको बेटा क्या बोलेंगे, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, मैं फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ये सर डेफिनेशन पे आइए। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो बेटा वर्क करना पड़ता है इन रोटेटिंग 1 यूनिट चार्ज, एक बड़ा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू 1 कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल तक बेटा जो हमें वर्क करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसको क्या बोला जाता है, EMF। क्लियर, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड EMF। तो बेटा मैंने लिखा है इट इज बेसिकली एनर्जी, यूनिट बेटा जॉल पर कॉलम दिया हुआ है, इसको वर्ड में लिया जा सकता है। अब हम बेटा इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन में चलते हैं हम। अब मान लिया बेटा यहाँ पर ऐसे होगा, अब इसमें क्या है कि बेटा इसमें एनर्जी है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एक और चीज़ बताता चलूँ बेटा, यहाँ पर एक और जो टर्म आपको समझना जरूरी है, जो आप चैप्टर 13 में कर चुके हैं बहुत अच्छे से, जो था कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का कंपैरिजन करना था, तो आप कर चुके हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है जो वर्क करना पड़ता है, लेकिन अब वो उसकी बेटा बेस्ट में हम नहीं जाते, लेकिन ये दोनों आपको जानना बहुत जरूरी है, इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर EMF आ जाता है, कब आएगा, एक हायर पोटेंशियल, दूसरा क्या हो, लोअर पोटेंशियल हो। अगर हम क्या करें बेटा, इसके साथ हम क्या करें, एक ऐसा बेटा कंप्लीट सर्किट ये बेटा बना दें। अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपने अटैच कर दिया तो क्या होगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा। क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। जब चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब आपने बेटा देख लिया कि EMF इंड्यूस होगा। अगर ये बैटरी है तो इसमें ऑलरेडी ऐसा होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। अब इंड्यूस कैसे होगा ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बड़ा फील दे रहा हूँ कि EMF होता क्या है। तो ये EMF आ गया आपके पास। जब ये EMF होगा उसके बाद सर्किट, अगर देखो बेटा अभी सर्किट अगर क्लोज है, जैसे मैंने यहां पर बोला था, अगर ये सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। EMF तो होगा इसके अंदर, लेकिन करंट तब आएगा जब ये सर्किट क्लोज होगा। तो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो करेगा, इसमें क्या करंट इंड्यूस हो जाता है। अब हम इसको समझने के लिए जो चैप्टर 14 में हम कर चुके हैं, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या है, क्या मतलब है क्रॉस का, इनटू द पेज, आउट ऑफ पेज। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज। ओके, ये बेटा आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इस डायरेक्शन में, ये यूनिट नेगेटिव चार्ज है जो ऐसे है, मतलब ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से जा रहा है। तो राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, जल्दी से बताइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब इस वेलोसिटी से, मतलब v वेलोसिटी से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इनटू द पेज है, इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी और नेगेटिव चार्ज की डिफ्लेक्शन क्या होगी। तो ये राइट हैंड है, ये फिंगर्स किस तरफ आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये थंब किसको शो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन को हम कह सकते हैं, या फिर हम ये क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, और ये नॉर्मल टू पाम क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, क्लियर, ये V ऐसी है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर को है, तो फोर्स क्या आ जाएगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, अपवर्ड। अगर पॉजिटिव अपवर्ड जाएगा तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। अच्छा, इसी तरह अगर हम क्या कर दें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर हम इसको इस डायरेक्शन से ऐसे एंटर करें, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ से ऐसे, तो अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी मैंने आपको चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जब करवाए थे मैंने। ओके, तो अब क्या होगा, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखो ये वाला राइट हैंड रूल यूज करना आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन को, और ये नॉर्मल टू पाम फोर्स। अब देखो अब क्या हो जाना है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है,
ठीक है, ये ऐसे, और ये देखो ये थंब क्या शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन ऐसे है पॉजिटिव चार्ज की। ओके, तो ये देखो पाम क्या है, नॉर्मल टू पाम डाउनवर्ड, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हो बेटा कि अगर आप इसकी जो डायरेक्शन चेंज करते हो, पहले ये इस तरफ जा रहा था, जब इस तरफ से आएगा तो क्या हो जाएगा, उसी वक्त की डायरेक्शन चेंज करने से डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसका पहले अपवर्ड था, अब डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। ओके, अब ऐसा मैंने क्यों बताया आपको, इसका बेटा पीछे का रीज़न है। मान लिया कि यही चीज़ जो है कि जो एक कंडक्टर है बेटा हमारे पास एक कंडक्टर है, ये बेटा कंडक्टर है, और वो कंडक्टर क्या है, वो कंडक्टर जो है वो मिलके बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से, ठीक है। ओके, और यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ये क्या है बेटा, ये कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। मतलब यही कंडक्टर मान लो ना, ये जो मैंने आपको बड़ा समझाया अभी, मान लो कि यही क्या है, ये कंडक्टर है। क्लियर, अब इसी कंडक्टर को आपने क्या करना है, इसी कंडक्टर को आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाना है। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूं, यही मैग्नेट अपना मेरे पास कंडक्टर है, मैं इस कंडक्टर को मूव करके कहां पे लेके जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो बेटा जैसे मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊंगा, देखो मैंने यहां से ये रोटेट करके इसको यहां पर ले आया, तो क्या होगा इसमें, अभी आपने क्या देखा था यहां पर कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, अपवर्ड डिफ्रैक्ट शो करेंगे, नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड। तो इस कंडक्टर में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो बेटा क्या हो जाएंगी, उसकी कॉम्बिनेशन आएगी यहां पर अपवर्ड, और नेगेटिव चार्ज बेटा यहां पर आ जाएंगे सारे के सारे। क्लियर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब जरा मुझे बताइए, क्या आपको ये वाली जो बात मैंने यहां पर कही थी बेटा, ये याद है, क्या बोला था मैंने कि जब एक तरफ हाई पोटेंशियल दूसरी तरफ लो पोटेंशियल होगा तो समझ लेना क्या है वहां पर, ईएमएफ क्या एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर, ईएमएफ। तो इसका मतलब है कि जब आपने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, मूव करने से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आए, तो यहां पर क्या इंड्यूस हो गया है, क्योंकि हमारा बेटा आर्टिकल है इंड्यूस ईएमएफ। तो यहां पर क्या इंड्यूस हुआ है, क्योंकि इंड्यूस किया गया बेटा, ये हमने एक्टिविटी की है, जैसे मैंने बोला था कि हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो मैकेनिकल आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, इसको हमने इंड्यूस कर दिया, इसमें क्या इंड्यूस कर दिया, ईएमएफ। क्लियर, अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। जब बेटा ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अब मान लिया हमने क्या किया, इसके साथ इसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। देखो हमने वर्क किया इसके ऊपर। अब बेटा जब हम क्या करेंगे, जब हम इसके साथ सर्किट बना देंगे, ये बेटा आपने ले लिया, ये देखो ऐसे, ये बल्कि ऐसे, ये बेटा एक हमने कॉइल ले ली, इनको बेटा हमने गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो बेटा हम देखेंगे जैसे हम इसको कॉइल ऐसे सर्किट कंप्लीट देंगे, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो करंट इंड्यूस की बात अभी थोड़ा सा रुक के करते हैं। पहले मैं आपको इंड्यूस ईएमएफ जो बताया बेटा, आपको पता चल गया कैसे इंड्यूस हुआ है, मैं इसके फैक्टर बता दूं आपको जरा। तो इस तरफ आते हैं हम। अब आपको होप से बेटा अच्छे से पता चल गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। उसके बाद अब देखिए डिपेंडेंस, ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है रिलेटिव स्पीड ऑफ द कंडक्टर। हो बेटा यू गॉट इट, क्योंकि जितनी इसकी स्पीड, जो यहां पर आपको मैंने डायग्राम में बताया था, ये वाले डायग्राम में जितनी इसकी रिलेटिव मोशन होगी, जितना इसको देखो नॉर्मली लेके जितना तेजी के साथ जाओगे फ्लक्स चेंज उतना, क्योंकि वहां पर डेफिनेशन में क्या देखा आपने, फ्लक्स चेंज। तो जितना इसको फास्ट मूव करोगे, रिलेटिव मूव करोगे फास्ट, उससे क्या होगा, फ्लक्स चेंज उतना ज़्यादा आएगा। सेकंड फैक्टर था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब आपने एक जगह पर बड़ा ज़्यादा आपने नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए तो ये स्ट्रांग हो जाएगा ईएमएफ। थर्ड फैक्टर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इसको रोटेट करने जा रहे हो, जब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो क्या, इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो बेटे कंडक्टर है, जैसे ये आपने कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर है या ये था,
अब इसमें क्या रेजिस्टेंस है, ईएमएफ उस पर डिपेंड नहीं करता, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं इंड्यूस्ड करंट पे। अब इंड्यूस्ड करंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक चीज तो आपको सिंपल पता चल गया है कि जब हम फ्लक्स चेंज आएगा, फ्लक्स चेंज होने से अभी बेटा यहां तक आपने क्या देखा, यहां पर देखा आपने कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके बाद अगर आप इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा। क्लियर? अब इस इंड्यूस करंट को हम यहां पर, ये मैंने डायग्राम लिया हुआ है इसका। अब देखो इधर अकोमोलेशन हुआ पॉजिटिव का, इधर नेगेटिव चार्जेस का। तो हमने क्या किया इसमें, ये बेटा इसको कंप्लीट, ये कंडक्टर कॉइल बेटा लेके इसको हमने ऐसे सर्किट कंप्लीट कर दिया, क्लोज कर दिया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, चार्ज यहाँ से मूव होकर इधर आ जाएंगे। तो अब इसमें करंट क्या होगा बेटा, देखो करंट की डायरेक्शन ये आ गई, यहाँ से ये करंट आ रहा है लाइक दिस। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन हो गई, इसमें करंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तब जब आपने कॉइल को इधर मूव किया, क्लियर, ये आप इधर कॉइल का मूव करोगे तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अगर बेटा आप कॉइल को इस तरफ मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब बेटा ये जो करंट इंड्यूस हुआ है, देखो हम इसको यूँ राइट, जैसे मैंने बोला ना बेटा, इट इज टाइप, ये एक्चुअली पोटेंशियल है। ये जो इसको हम पोटेंशियल भी मतलब कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू है बेटा, ये इसको जो रिप्रेजेंट करना था ईएमएफ को बेटा, वो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर हम ई से बेटा इसको इससे डिनोट करेंगे ना तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसमें और ईएमएफ में डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा, तो हमने इसको इस सिंबल से डिनोट कर दिया। तो अब हमने अगर करंट की वैल्यू फाइंड करना तो करंट हम कैसे, जैसे बेटा V इज इक्वल टू आई आर था हमारे पास, याद है ना, तो इसी तरह अब क्या होगा बेटा, E इज इक्वल टू आई आर आएगा हमारे पास। क्लियर? क्योंकि हमने जो जनरेट किया, अगर इसमें से करंट बेटा जो करंट का फॉर्मूला है तो क्या बनेगा हमारे पास, जो एप्सिलॉन आपने लिया हुआ है या इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर रेजिस्टेंस आ गया। अब आपने बेटा यहाँ पर याद रखना है कि जो इंड्यूस करंट है ना, ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंड्यूस ईएमएफ कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इंड्यूस करंट उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा अगर हम इसको रीअरेंज करें इक्वेशन को, इंड्यूस ईएमएफ को इधर रखें, ये आर हमारे पास क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये बेटा मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। तो पहला फैक्टर क्या आ गया कि इंड्यूस करंट जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब बेटा जितनी वेलोसिटी को ज़्यादा होगी उतना ही इसमें करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा फैक्टर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो उसकी रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर बेटा ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, एमसीक्यूज है जो आपने याद रखना है। देखो ये जो इक्वेशन मैंने बनाया ना, ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये मैंने लिख दिया पर्टिकुलर कि अगर आप एक स्पेसिफिक वेलोसिटी ले लो, मतलब वेलोसिटी कोई भी पार्टिकुलर जो आप चेंज नहीं कर रहे हो, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी स्पेसिफिक है, नंबर ऑफ टर्न्स भी स्पेसिफिक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। अगर आपने वेलोसिटी, क्योंकि यही वो फैक्टर है ना जो मैंने अभी आपको बताए हैं, यही फैक्टर्स हमने क्या कर लिए, इनको कांस्टेंट कर दिया। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को, नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट कर दें, तो क्या बनेगा कि ये जो आई और आर का जो प्रोडक्ट आएगा ना बेटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब वो फिर चेंज नहीं होगा। जैसा कि और इसका और ये कांस्टेंट, ये भी हमसे पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू, जो क्या डिनोट कर रहा है, किसके इक्वल है, इंड्यूस ईएमएफ के। वो किसके इक्वल है बेटा, इंड्यूस ईएमएफ के। हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट रहने का मतलब ये है बेटा कि अगर देखो रेजिस्टेंस बढ़ रही है कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट उतना क्या हो जाएगा, कम।
लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि प्रोडक्ट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है तो करंट उतना बढ़ जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम। क्लियर। अब एक लास्ट पे आता है बेटा कि हम इंड्यूस करंट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो 3 फैक्टर मैंने लिख दिए यहाँ पर। रिलेटिव वेलोसिटी को बढ़ा दो आप, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, और रिप्लेसिंग द लूप ऑफ अ कॉइल बाय मेनी टर्न्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दो, ज्यादा कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स जब आप ज्यादा करोगे तो हमारे पास जो इंड्यूस करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेटे आज का हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल था इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, उसका हमने जो हाफ है वो बेटा स्टडी कर लिया। इसका जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग में बेटा आपने क्या देखना है, डिफरेंट मेथड्स देखने हैं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है इसके डिफरेंट मेथड्स हम कैसे कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आपने जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो साथ साथ लिखते जाने हैं, वो आपको एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। आपको बेटा चैप्टर 14 पढ़ के इस चीज़ का आइडिया तो हो गया है कि जो लेक्चर बेटा आपको डिलीवर किया जाता है वो एक कंप्लीट लेक्चर होता है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए जाते हैं उसको बेटा अंडरलाइन करिए। जैसे मैंने एक एमसीक्यूज का वीडियो डाला था चैप्टर 14 का, जिन बच्चों ने चैप्टर 14 समझा था अच्छे से उनको बेटा वो एमसीक्यू समझने में बहुत आसानी आई होगी। तो इसी तरह जब आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो किसी भी तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपको आसानी आएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।